हुड्डा साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद जगमिंदर जी। और पहला सवाल मेरा यही है कि अगले 30 दिन के अंदर ये तय हो जाएगा कि हरियाणा किसके साथ जाता है। आपको क्यों लगता है कि इस बार हरियाणा आपके साथ जाएगा? देखिए, जब से हमारे संगठन का दोबारा हुआ है, सोनिया जी ने फैसला किया है, उसके बाद 10 जगह मैं और शैलजा जी 10 पार्लियामेंट क्षेत्र में गए, 10 वर्कर कार्यकर्ता सम्मेलन किया। उससे पहले भी लोग सोच रहे थे, तो जो कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के बाद और लोग जो निराशा छा गई थी उनमें, आज वो आशा की किरण उनमें आ गई है और बड़े भारी जोश से और इतना सहयोग मिल रहा है। मैं भी राजनीति में हूं बचपन से, तो जिस प्रकार से लोगों का सहयोग देख रहा हूं और इस सरकार की विफलताएं देख रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है हरियाणा की, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं लोग एक बात मन बना चुके हैं, इस मौजूदा सरकार से तो विमुख हो चुके हैं हर वर्ग, और कांग्रेस के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, कांग्रेस की तरफ ही देख रहे हैं। क्योंकि इस सरकार की 5 साल की विफलताएं और हमारी सरकार जो थी, हमारी सरकार की उपलब्धियां जब तोलते हैं लोग, तो सीधा साफ जवाब एक ही मिलता है कि कांग्रेस ही हरियाणा को ले जा सकती है। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज वो प्रदेश नंबर 1 किस चीज में? मेरा नहीं है, ये तो आंकड़े बताते हैं आपके। आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 28% पहुंच गया है, और किसी प्रदेश का नहीं इतना पहुंचा, और अपराध में नंबर 1 हुआ है। तो वो जो प्रदेश इतनी तरक्की कर रहा था, तरक्की वहीं रुक गई। तो उसके आधार पर मैं कहता हूं लोग बड़े समझदार हैं, तो कांग्रेस की ओर ही देख रहे हैं। हुड्डा साहब, आपको ये सहयोग लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं मिला? 10 की 10 सीटें हार गए आप। अगर लोग आपको 2 महीने बाद इतना सहयोग दे रहे हैं, तो ये तो लोकसभा में भी मिलना चाहिए था। देखिए जगमिंदर जी, लोकसभा का एक हरियाणा आइसोलेशन में तो नहीं आप देख सकते, तो पूरी वेव थी। आप राजस्थान में देखो, वहां तो कांग्रेस की सरकार थी, सारी की सारी सीट बीजेपी को मिली। एक वेव लगा हुआ थी वहां पर, और लोकसभा के मुद्दे और थे, विधानसभा के मुद्दे और हैं, सदा होता ही है। तो आज जो है हमारे सामने, लोगों के सामने मुद्दा विधानसभा का है और इस सरकार की परफॉर्मेंस का है और हमारे समय की उपलब्धि का है। इस सरकार की टोटल फेलियर है, हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। आपको लगता है कि विधानसभा में मोदी का नाम, मोदी का जलवा नहीं चलेगा हरियाणा में इस बार? देखिए, वो तो लोग बड़े होशियार हैं वोट देने के। आपके सामने उदाहरण है, उड़ीसा का उदाहरण है। लोकसभा में सवाल आया तो भारतीय जनता पार्टी का बीजू जनता दल का मुकाबला था, लेकिन विधानसभा में उनको मेजोरिटी दी और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के जा दिए। और हमारे साथ भी आप देखो, 2009 में 10 में से 9 सीट कांग्रेस जीती थी लोकसभा की, और एक भजनलाल जी जीते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की इन पार्टी कोई सीट नहीं जीती पाई थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव हुए फौरन तो 32 सीट उनको आई। ओम प्रकाश तो आपको लगता है कि लोकसभा को भूल जाइए और विधानसभा के रिजल्ट अलग आएंगे? बिल्कुल, ये आपको उम्मीद है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता रहा है, पहले होता रहा है। आप एक बात बताइए हुड्डा साहब, जिस पार्टी को 2012 तक ये नहीं मानते थे कि ये 4 सीटों से आगे बढ़ेगी, वही बीजेपी 5 साल के अंदर अंदर ना सिर्फ विधानसभा में बल्कि लोकसभा में भी सभी सीटें जीत जाती है, और आप उसको फिर इतने हल्के में ले रहे हैं। देखिए, हल्के में कोई पार्टी नहीं ली जाती है, लेकिन 99 में कांग्रेस 10 की 10 सीट हारी थी, और 96 के इसमें चुनाव में और 2000 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कोई बहुत बढ़िया वो नहीं थी। कांग्रेस 96 में तो कुल 7 या 8 सीट आई थी, और बाद में 2000 में सीटें बढ़ी, 20 या 22 आई, लेकिन 2005 में 67 सीट आई, 67 आई। तो ये तो आपके सामने है। एक बात बताइए हुड्डा साहब, 2014 तक आपकी 2 बार सरकार रही। 2014 में पहले आप विधानसभा चुनाव हारे कांग्रेस, उसके बाद आप लोकसभा चुनाव हारे। इसके लिए, इन दोनों चुनाव की हार के लिए आप क्या मानते हैं 10 साल राज करने के बाद, कि ये
क्या मनोहर लाल खट्टर सरकार की अच्छी नीतियां हैं या मोदी का जलवा है? देखिए 2014 में हम पहला विधानसभा में नहीं हारे, पहले लोकसभा में हारे। मोदी जी की सरकार बनी 2014 में और एक लोगों को बहुत आशा थी, बहुत भारी वो था देश में, इतनी पहली दफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी अपने उस पे, उसके फौरन बाद हरियाणा का चुनाव हुआ। तो इस वास्ते एक हवा थी पूरे देश की। और खट्टर साहब का तो नाम बीजेपी ने कोई घोषित नहीं किया था कि हु विल बी द चीफ मिनिस्टर, कोई नहीं था। वो अब मुख्यमंत्री बने, अब उनके परफॉर्मेंस का देखने की बात है। लेकिन अब भी तो वही हालात हैं, अब भी मोदी 2 आ गया है और फिर हरियाणा का चुनाव हो रहा है, अब भी तो सरकार बनी है लोकसभा में। नहीं, वो तो बात है, जो उस समय उम्मीद थी पहली दफा, वो उम्मीद नहीं रही है। वो आशा जो इससे जैसे विधानसभा में थी, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा का मैनिफेस्टो था, उन्होंने 154 वायदे पूरे किए करे थे लोगों से, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। तो जो आशा थी इससे, वो निराशा में बदल चुकी है इन लोगों की। अब एक अलग अलग आप देखें, किसान से उनका वायदा था कि हमारी सरकार आएगी तो मैं घोषणा पत्र आप बताया तो मैं ले आता, या आपके पास होगा, देखो घोषणा पत्र में लिखा हुआ है किसान को हम स्वामीनाथन का भाव देंगे। बीजेपी ने लिखा है, हरियाणा वालों ने आज कहा है, उन्होंने कहा कि हम बिजली 24 घंटे देंगे। गांव में पूछो कहां बिजली है। आज यहां स्थिति है, क्या नाम, स्वामीनाथन तो छोड़ो, जो एमएसपी है वो भी नहीं मिलती। आज भी अखबार उठा के देखो, बाढ़ में लोग इसी बात की कह रहे हैं, हमारे गांव में एमएसपी नहीं मिलती। जैसे फसल है, सरसों है, बाजरा है और ये सूरजमुखी है, सनफ्लावर जिसको कहते हैं, उनके जब हमें एमएसपी फिक्स है, लेकिन जब लेते हैं, जब ये कंडीशन लगा देते हैं कि हम 1 एकड़ में 5 क्विंटल ही लेंगे या 7 क्विंटल लेंगे, बाकी कहां ले जाए, उसको डिस्ट्रेस सेल करनी होगी। एक मैं बताता हूँ, हालात बता रहा हूँ, डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है और उसके नतीजा ही हुआ किसान कर्ज में डूब रहा है। लागत तो बढ़ा दी। आप देखिए, हमारे समय में कोई खाद पर टैक्स नहीं था, हमारे समय में कोई पेस्टिसाइड्स पे टैक्स नहीं था, जो कीटनाशक दवाइयां, हमारे समय में ट्रैक्टर पार्ट्स पे कोई टैक्स नहीं था। आज सब चीज पे टैक्स है। खाद का कट्टा जो 800 रुपए के करीब का था, आज 1400 हो गया। और डीजल पूरे उत्तर भारत में सबसे सस्ता हरियाणा में था, क्योंकि वैट हमारा 9% था, वो 18% कर दिया। आज दिल्ली से महंगा डीजल है हरियाणा में। पहले दिल्ली वाले हरियाणा में जाते, हरियाणा के पेट्रोल पंप पे बॉर्डर पे लिखा होता था कि हरियाणा में सबसे सस्ता डीजल, दिल्ली वाले वहां डलवाते थे। आज दिल्ली से महंगा है हरियाणा। तो लागत बढ़ा दी, आमदनी घटा दी, तो किसान की तो स्थिति आज बर्बादी के कगार पे है। फिर आप गरीब आदमी को लो, शेड्यूल कास्ट को लो, जो हमने वेलफेयर स्कीम चलाई थी, इस सरकार ने सब हटा दी। जैसे हमने 3,82,000 100 गज के डबल प्लॉट दिए शेड्यूल कास्ट को गांव में, और 10 लाख जो है टंकी घर तक पानी पहुंचाने का काम किया। 10 लाख 200 लीटर की टंकी घर घर में लगाई हमने, ताकि ड्रिंकिंग वाटर वहां तक जा सके। आज मैं आप आएंगे शायद वहां, आपसे बीजेपी वाले भी आएंगे, सरकार वाले, उनसे पूछ लेना कि भाई कोई 5 साल में आपने किसी शेड्यूल कास्ट को कहीं 100 गज का प्लॉट दिया है तो उसका गांव का नाम और आदमी का नाम बता दे। हुड्डा साहब एक बात बताइए, दूसरी इतना सब कुछ देने के बावजूद हरियाणा के लोगों को क्या आप कन्विंस नहीं कर पाए कि इतना कुछ देने के बावजूद भी वो आपके साथ ना होके बीजेपी के साथ जा रहे हैं? दूसरी चीज मैं बता रहा हूं आपको, जो गरीब आदमी के लिए हम स्कीम चलाई, शेड्यूल कास्ट का हरियाणा पहला स्टेट है जो हमने, जो शेड्यूल का उसका बच्चा अगर स्कूल में दाखिल होता पहली जमात से, उसको हम वजीफा देना शुरू करते थे। उसमें भी घपला घोटाला। और जो दाल रोटी की स्कीम चलाई थी हमने, ताकि दाल मिल्स के सस्ती दाल बहुत महंगी थी उस टाइम, वो भी बंद। दाल की खरीद में भी घोटाला। चीनी जो बीपीएल को मिलती थी 2 किलो हम देते थे, 3.5 साल तक तो दी नहीं इन्होंने, एक दिन। तो कोई किसी वर्ग से इनका कोई वो नहीं है। कर्मचारी का लगाओ आप, इनका मैनिफेस्टो आप उठा के देखो, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम हरियाणा में पंजाब स्केल लागू करेंगे।
और फिर वो हमने फैसला भी कर दिया था, हमारा फैसला उल्ट कर दिया और पंजाब स्केल लागू नहीं किया। आज तक 7th पे कमीशन का जो एचआरए जो है 6,000 करोड़ बकाया है, एम्प्लॉयज का नहीं दिया, वो एजिटेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हुड्डा साहब, चाहे वो दो बातें किसान, सुनिए। 2 दिन पहले खट्टर साहब कह रहे थे कि हम स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उससे भी अच्छा भाव फसलों का दे रहे हैं, पहली बात। दूसरा, आप कह रहे हैं कि हर चीज में वो घोटाला कर रहे हैं। वो तो आपकी सरकार पे इल्जाम लगाते हैं, आप पे सीबीआई के रेड हुए हैं, आप पे ईडी के रेड हुए हैं, आप पे देखो, केसेस बनाए गए हैं, वो कहते हैं आपने घोटाले किए हैं। ठीक है, राजनीति से प्रेरित होकर कोई भी हो, रेड हुई कोई बात नहीं, लेकिन मिला क्या, रेड में मिला क्या, और इन मुकदमे में क्या है? मैं देखो, वो सब जुडिस है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने कोई गलत काम नहीं हुआ। तो ये मुकदमे राजनीति से प्रेरित है। मेरा पूरा विश्वास है देश की जुडिशरी में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 5 साल हो गए, अब तक क्या हो? रेड कराने से कोई मतलब दोषी थोड़ा ही बन जाता आदमी। दोषी होगा, कोर्ट कोई फैसला करेगा जब देखेंगे। लेकिन इनके घोटाले तो खूब आपके सामने आ रहे हैं। अभी किलोमीटर का बस का घोटाला किया, खुद स्वयं माना इन्होंने, कैंसिल हुआ। आपका माइनिंग्स का घोटाला मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट तक इंडाइटमेंट हुई है मुख्यमंत्री के ऑफिस की, माइनिंग के लिए, माइनिंग के उसमें कितना हजारों करोड़ का घोटाला है। जितने घोटालों का इल्जाम आप लगा रहे हैं, अगर आपको हरियाणा की जनता मौका देती है तो आप भी वही करेंगे जो आपके साथ हुआ है। देखिए, मैं राजनीति से प्रतिशोध से कोई वो नहीं करता हूं। 10 साल में रहा, मेरे सामने कोई ले आओ, किसी राजनीतिक विरोधी को अगर 7 क्या उनका भी मुकदमा चलाया हो तो मैंने, ये काम हमारा नहीं, मैं इस संस्कृति का आदमी नहीं हूं। अच्छा हुड्डा साहब, थोड़ा सा हरियाणा से बाहर लेकर चलते हैं, दिल्ली की तरफ आते हैं। 370 को खत्म करना कितना सही है, कितना गलत है, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जो किया उस दिन सबको मालूम है मेरा क्या स्टैंड था। हमें भी बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, लेकिन अब वो मुद्दा नहीं रहा। अब तो देश का कानून बन गया भाई, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया। अब देश के कानून का कौन विरोध कर रहा है? यानी आप समर्थन में? कहां रह गया? अब कौन विरोध कर रहा है? आप समर्थन में? नहीं, मैं तो उसी टाइम कह दिया था, मेरा तो उस टाइम आपको मालूम है, कोई इसमें कोई छुपी बात नहीं। और बहुत सारे लोग हमारी पार्टी की जो बात कर रहे हो, वो कोई उसका विरोध नहीं कर रहे थे, वो तरीके का कर रहे थे। तरीका शायद दूसरा प्रजातांत्रिक तरीका। लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया तो और तरीका क्या होना चाहिए था? कानून अब हुआ है ना? नहीं, अब हुआ, उसके बाद तो कोई बोला नहीं। उसके बाद किसका आपने बयान पढ़ा? जब एक कानून नहीं, लगातार विरोध हो रहा है। गुलाम नबी आजाद साहब रोज विरोध कर रहे हैं। वो दूसरी है। वो अब एक ही बात है कि आज अब तो हमारे को सबको मिलकर वहां शांति कायम करनी चाहिए। बाकी तो वो तो पहले डिलीट हो चुका था। लगातार कांग्रेस के बयान आ रहे हैं कि वहां लोगों को जो है वो नजरबंद किया गया है, कस्टडी में रखा गया है। और मैं क्या कह रहा हूं, वहां हालात बड़े खराब हैं। मैं क्या कह रहा हूं, सबको मिलकर शांति कायम करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 370 जो एब्रोगेट किया है उसका कोई विरोध है। वो तो पहले डिलीट हो चुका था। मेरा तो स्टैंड क्लियर था। लेकिन अब वो मुद्दा नहीं रहा, अब देश का कानून बन चुका हो, कौन विरोध करेगा उसका? मैंने इसलिए 370 की बात की कि खट्टर साहब कल ही कह रहे थे कि 370 का हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा, और वो इसलिए मिलेगा क्योंकि हर चौथे घर का जवान सेना या सेंट्रल फोर्सेस में काम करता है, वो शहीद होता था, अब वो शहादत पे विराम लगा है, तो इसका फायदा बीजेपी को क्यों नहीं मिलेगा? साहब, खट्टर साहब ने तो बाद में कही, मैंने तो पहले कही थी। रोहतक में मीटिंग थी भाई, हमारा जो है जवान जो शहीद होते हैं, हमारे हर 10वां फौजी हरियाणा से है, और वहां होता है, इस वास्ते हर आदमी की ये जनभावना थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई मामला नहीं। और अब तो कानून बन गया, वो इशू नहीं रहा। तो खट्टर साहब ये कह रहे हैं, वो अपनी उपलब्धि क्यों नहीं बताते? जो लोगों से 154 वायदे किए थे उसमें से क्या पूरा किया है? सवाल हरियाणा का है, हरियाणा के लोगों में है कि आज किसान के साथ क्या हालात है। खट्टर साहब ने दिया ना एक बयान, उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर की बेटियां जो हैं वो हरियाणा ब्याह के आएंगी। अब देखो, मैं क्या कहूं, मैं ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता हूं। वो तो कोई भी आदमी व्यक्ति जिम्मेवार पद पे बैठे तो जिम्मेवारी से ही बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि खट्टर साहब जिम्मेवारी से बात नहीं मैंने करते तो जो कहना था कह दिया। मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों में कमी यकीन रखता हूं। आपको क्या लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है 370 जो कांग्रेस से ना खाए बन रहा है ना उगले बन रहा है? उनको लगता है कि अगर खिलाफ बोलेंगे तो देश खिलाफ हो जाएगा, अगर पक्ष में बोलेंगे। भाई, हम तो खिलाफ बोले नहीं, जिससे आप सवाल पूछ रहे हो तो खिलाफ बोला नहीं
है जी। और सबको मालूम है, दीपेंद्र ने भी सबसे पहले ट्वीट किया, जो असलियत है वो माननी चाहिए। लेकिन जो मैं कह चुका हूं, अब मुद्दा नहीं है ये, क्योंकि देश का कानून बन चुका है वो। अब इसका क्या सवाल है? अब तो सवाल आपके सामने है, देश के सामने, कि वहां शांति कायम की जाए। आपको, हमको, सबको मिलके, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, जितनी भी पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबको मिलके शांति कायम करनी चाहिए। रोहतक की रैली में अभी चंद रोज पहले आपका एक बयान सुन रहा था मैं, आपने कहा कि अब ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही पहले वाली। जिस कांग्रेस ने आपको 2 बार चीफ मिनिस्टर बनाया, आपको विपक्ष का नेता बनाया, आपको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया, आपके बेटे की राजनीति को आगे बढ़ाया, आपको ऐसा क्यों लगा कि ये क्यों कहना पड़ा कि ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही? देखिए, मैंने बचपन से कांग्रेस देखी है। मैंने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, मौलाना आजाद, वो इसीलिए पूछ रहा हूं। तो चेंज हर उसमें आई है। समाज में भी चेंज आई है, पार्टियों में भी चेंज आई है, इसमें क्या दो राय है? कांग्रेस में किस तरह का समाज चेंज में नहीं आया? आई क्या चेंज? समाज में चेंज नहीं आई, समाज में चेंज आई है। कांग्रेस में क्या चेंज देख रहे हैं आप? कांग्रेस में किस तरह का चेंज देख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, जो आपको ये जिक्र करना पड़ा? देखिए, स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव है, ये है जो मतलब समय समय पर रिफॉर्म भी करते रहे, कोशिश भी करते रहे। इस प्रकार से और कोशिश करनी चाहिए। आपको लगता है कि कांग्रेस की यही नीतियां, जो अनसुना करने की नीतियां, चीजों को लंबा खींचने की नीतियों के कारण ही बीजेपी देश में मजबूत हो गई, नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा मजबूत हो गए और कांग्रेस के पास अब कोई हाल ही में कोई चारा नजर नहीं आ रहा कि कैसे इस चीज से पार पाया जाए? जो ये प्रजातंत्र है, हार जीत चलती रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं। अभी हमारे सामने लोकसभा में तो बीजेपी के 2 MP भी थे, आज 300 से ऊपर हैं। ये तो कोई बात नहीं जी, ये तो चलता रहता है। आपको लगता है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जो लगातार 2 चुनाव में 50 के आंकड़े के आसपास ही रहेगी पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, उनके बारे में मेरा कोई चर्चा करने का औचित्य नहीं है, ना आपका सवाल पूछने का औचित्य है। आपको लगता है कि सब कुछ जो अब हो रहा है वो पार्टी में सही है? देखो, कुछ जो होगा सही है, और कोई बात महसूस करूंगा तो मैं पार्टी के अंदर जाके बात कहूंगा, पार्टी से बात करूंगा, आपसे नहीं करूंगा। अब वैसे सुनवाई होने लगी है कांग्रेस? हम जनता ये जानना चाहती है कि अब दूसरी बार लोकसभा चुनाव में हार के बाद जो पुराने लीडर हैं उनकी सुनवाई होने लग गई है कांग्रेस में? आप तो पार्टी के सदस्य नहीं, आपको क्या पता सुनवाई होती कि नहीं होती है? आपकी लेकिन मनगढ़ंत कहानियां हैं, हम आपके वोटर तो हैं। मनगढ़ंत कहानियां अपने मन से बनाते रहो, तो उसका क्या जवाब दूंगा मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आपकी सुनवाई होती है एबीपी की? उसमें नहीं होती है। हमारी तो बहुत ज्यादा होती है, हम तो रोज सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। वो लोगों को सुनाते हैं ना, लेकिन अंदर मैनेजमेंट में क्या होता है मेरे को बताओ आप। हम जितना सुनते और सुनाते हैं, मैनेजमेंट में क्या होता है ये बताओ मेरे को। और ना ही तो ये बातें वो आप बताओगे नहीं, जो आपके साथ हुआ या जो है वो नहीं बताओगे आप, क्योंकि बताना भी नहीं चाहिए आपको। बिल्कुल। और आपका अंदरूनी मामला है, किसी मंच पे, हमारा अंदरूनी मामला है, मैं क्यों बताऊं भाई? हुड्डा साहब, किसी मंच पे मैं ये बात कहूं कि मुझे एबीपी वैसा एबीपी ग्रुप नहीं लगता है, तो आप ये सवाल मेरे से पूछें, पर मैंने ऐसे किसी मंच पे कहा नहीं, और आपने कहा तो मेरा सवाल पूछना बनता है। दे चुका, जवाब दे चुका। आपने पूछा था, जो चेंज मैंने देखा वो दे चुका मैं। चलिए, ये क्योंकि पहले कांग्रेस की भर्ती 4 आने की मेंबर मैंने किए गांव में जाके, तो हमारा यही कहने का मतलब वही ही एक प्रथा अपनाई जाए। कोई बात नहीं हुड्डा साहब, ये जनता के सवाल होते हैं, आप बुरा मत मानिए, हम पूछ लेते हैं, हम लोगों की आदत होती है पूछना। नहीं मानता, आप लोगों की आदत है ये, मैं बुरा नहीं मानता। तो लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार अब, क्योंकि मैं एक बार कृपा शंकर जी को देख रहा था महाराष्ट्र में, वो बेचारे रो पड़े कांग्रेस छोड़ते हुए, तो मुझे लगा कि मैं आपसे पूछ लूं। आप कर रहे हो हरियाणा शिखर सम्मेलन पहुंच गए महाराष्ट्र? नहीं, मैं आप हरियाणा तक सीमित उदाहरण दे रहा हूं। महाराष्ट्र में कृपा शंकर की क्या सवाल आ गया? चुनाव महाराष्ट्र में भी है। आप यहाँ पर हरियाणा के बारे में पूछो, सरकार की विफलताएं पूछो, हरियाणा पे हमारी उपलब्धियां पूछो, तो आपको पता लगे भाई इस सरकार क्या कर रही है, हमने क्या किया, लोगों को भी पता लगे। जो आपका शिखर सम्मेलन है उसका भी मकसद। चलिए, चुनाव हरियाणा में भी आ जाते हैं वापस हरियाणा पे। आप और दीपेंद्र हुड्डा क्या विधानसभा का चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं? जी, आप और दीपेंद्र विधानसभा का चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं? नहीं, पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे। आपकी ख्वाहिश क्या है कि लड़ना है या नहीं लड़ना? एक तो लड़े, पार्टी जिसको लड़ाएगी लड़ेंगे। आपकी ख्वाहिश क्या है, लड़ना है नहीं?
है? आपकी ख्वाहिश क्या मैं तो लड़ता ही रहा हूं, अच्छा। जब तक राजनीति में वो लड़ता ही रहूंगा, इसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी जो फैसला करेगी वो करेंगे। इस बार आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा मैदान, क्योंकि हमेशा आपके विरोध में एक ही पार्टी रही है, पहले इंडियन नेशनल लोकदल होता था। तो अब बीजेपी खड़ी हुई तो आपको जो जाट वोट कटने का खतरा नहीं है, क्योंकि आईएनएलडी के साथ माना जा रहा है कि ये चुनाव में सीधा मुकाबला नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस में मैदान में है। तो सही एक बात। ये सुखद बात है आपके लिए। ये सही बात है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुकाबला हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में आज जो ये बात आज की नहीं है। आपको याद होगा 2014 में हरियाणा में लोगों ने मुख्य विपक्षी दल जो है वो आईएनएलडी को भेजा था, लेकिन एक साल के बाद जब उनकी वो देखी, मेरी परफॉर्मेंस देखी असेंबली में, आप मेरे बयान निकाल के, तो मैंने ये कहा था ये मुख्य विपक्षी दल नहीं है, ये मुख्य सहयोगी दल है। तो उस टाइम आज आपने देखा सारा आईएनएलडी मर्ज कर चुके हैं तकरीबन वहां पर बीजेपी में। उसके बाद जब ये इनका परिवार में टकराव हुआ, तो बीजेपी में क्यों जा रहे हैं, कांग्रेस में क्यों नहीं आए? आपके यहाँ भी आए हैं वैसे कांग्रेस में अशोक भी आए अरोड़ा। हैं, उनके अध्यक्ष तो हमारे यहाँ आए। जो अध्यक्ष 15 साल रहे आईएनएलडी के अध्यक्ष है अशोक अरोड़ा जी, वो तो हमारे यहाँ ही आया है, जिसने पार्टी चलाई 15 साल तक। तो वहां से तो बिखर चुके मतलब। और दूसरा, उसके बाद जब पार्टी में वो हुआ, स्प्लिट हुआ इनकी पार्टी में, उस टाइम एक बात मैंने कही थी, भाई लोकसभा में तो इनको मिलना ही नहीं कुछ, लेकिन जब तक विधानसभा का चुनाव आएंगे इनका राजनीतिक अस्तित्व सिफर हो जाएगा, और वो हो जाएगा, आप देख लेना। तो मुकाबला सीधा भाजपा का और कांग्रेस का है। आपने कभी इस चीज को असेस किया वैसे कि बीजेपी के अचानक इस तरह से बढ़ जाने की वजह क्या रही? कांग्रेस ने 60 साल देश पे राज किया, कांग्रेस ने इतना लंबा समय राज किया, उसके बावजूद आप बीजेपी की इतनी जल्दी ग्रोथ जो हुई है खासकर हरियाणा में, उसको रोक नहीं पाए। तो कहीं कांग्रेस ने अपनी नाकामियों को हरियाणा में क्यों आई? देश में हुई है, हरियाणा में क्यों आई? हरियाणा नो एक्सेप्शन, कंट्री में हुई है। और जब भी 300 कुछ सीट आई है उनकी, और ये तो होता है, मतलब कई दफा कांग्रेस भी हुई गई है। अब ये तो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में एक पार्टी तो कभी रहती नहीं है, एक व्यक्ति नहीं रहता, तो आते जाते रहते हैं। हुड्डा साहब, आमतौर पे ऐसा होता है कि जो सेंटर में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा में उसकी सरकार बनती है। तो इस बार तो मोदी साहब ने डबल इंजन की बात कर दी है कि डबल इंजन बहुत अच्छा रहता है। रोहतक की रैली में आप ही के होम टाउन में उन्होंने कहा। तो इस बार लोग जो हैं वो डबल इंजन की तरफ ना जाएं, तो आप कौन से वाला स्टीयरिंग घुमाएंगे? ऐसा नहीं, सरकार की विफलताएं, क्योंकि जब 5 बड़ी विफलताएं बताइए आप। जो बात कह रहे हो ना आप, लोकसभा का होने के बाद एक दफा तो होता ही है स्टेट का, लेकिन 5 साल के बाद सरकार की विफलताएं भी देखी जाती है। भाई 99 का चुनाव हुआ लोकसभा का, सब कांग्रेस हारी, लेकिन 2000 का जो विधानसभा का चुनाव उसमें कांग्रेस हारी। 2004 का वो हुआ, 2005 में चुनाव हुआ विधानसभा, कांग्रेस जीत गई। तो ये तो मतलब मैं उदाहरण वही दे रहा हूं, यूपीए 2 बार रहा। हाँ? यूपीए 2 बार रहा, 2004 में आया, 2005 में आप हरियाणा में आ गए, 2009 में फिर यूपीए 2 आया, आप फिर हरियाणा में आ गए। मैंने आपको उसका बात का जवाब दिया। लोग बड़े होशियार हैं, बड़े इंटेलिजेंट वोटर्स हैं। आप उड़ीसा का उदाहरण आपके सामने है, 2009 का उदाहरण हमारे आपके सामने है, हमारे हरियाणा का। तो लोग जो फैसला करते हैं वो इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। भाई 5 साल तक आज हर वर्ग विमुख है। आप देख रहे हैं किसान बर्बादी के कगार पे है, गरीब आदमी कोई पुछाई नहीं हो रही। जो हमारी स्कीम, वेलफेयर स्कीम चल रही थी वो कोई नहीं चल रही। सरकारी कर्मचारी सड़कों पे रहते हैं, रोज उनकी पिटाई होती है, और हर एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। आप कल देखा इसने जो क्लर्क के टेस्ट हाउस में क्या कई लोग बच्चों की तो जाने गई। इस किस्म का कहाँ यमुनानगर वाले को भेज दिया तो गुड़गांव टेस्ट कर। अरे जिले में कर सकते हैं, हमारे समय टेस्ट होते हैं, टेस्ट लो। तो ये आपके सामने। और कोई पेपर बता दो, कोई पेपर बता दो जो लीक ना हुआ इनकी सरकार में, कोई पेपर बता दो। हुड्डा साहब, खट्टर सरकार का ये चुनावी वादा है कि हमने बिना किसी भ्रष्टाचार के रोजगार दिया, गांव-गांव रोजगार दिया, परिवारवाद को खत्म किया। आप कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं दी, वो इसी नाम पे वोट मांग रहे हैं। बात सुनो, ये तो रिकॉर्ड की बात है। पूरे देश में हरियाणा ऐसा स्टेट है जहां का सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन का चेयरमैन सस्पेंड करा हो, जहां के
वो जो एम्प्लॉयज हैं वो जेल में हो, जिनके मुकदमे चले हों, नकद पैसा लेते पकड़े गए हो नौकरी के लिए, परचून की तरह नौकरी बांटी इन्होंने। हाँ, जिसकी बात आप कह रहे हो ना, 18,000 नौकरियां अब इन्होंने लगाई जो बगैर इंटरव्यू के। इंटरव्यू खत्म कर दिया? हाँ, खत्म कर दिया। वो सिर्फ क्लास डी में, क्लास डी की लगाई उन्होंने। कौन लगाए? जो इंजीनियरिंग किया हुआ है, जो एमबीए है लड़का, जो एमए है, जो बीकॉम है, जो एमकॉम है, उनको क्या लगाया भाई? क्लास डी लगाया। क्या होता है क्लास डी? लेकिन इतना पढ़े हुए ने क्लास डी के लिए अप्लाई क्यों किया? बात सुनो, वो तो अनएम्प्लॉयमेंट है। मैंने तो कहा ना, हरियाणा आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी के दर पे 28% है। तो सर ये तीन चार साल का थोड़ा होगा। लेट मी कंप्लीट। उन्होंने लगाए। एक बात बताऊं मैं, मेरे को जगविंदर जी, अगर एमए करके, इंजीनियरिंग करके लड़के को या लड़की को चपरासी लगना है, तो वो कौन सा बाप होगा जो अपना पेट काट के बच्चे को पढ़ाएगा? देखो इससे कितना नुकसान हुआ, कितना इन्होंने धोखा किया बेरोजगार लोगों के साथ। जो सिलेक्ट किए, जो होने चाहिए थे 10वीं 12वीं पास लड़के, जो आगे नहीं पढ़ सके, गरीब हालात में थे या नहीं पढ़ सके, वो तो वंचित हो गए, वो तो लगे नहीं। और जो लग गए वो अपमानित हो गए। आज व्हाइट पेपर इशू करे सरकार, कितनों ने छोड़ दिए, कितने आधे से ज्यादा छोड़ चुके। एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक बार मैं भिवानी में गया था वर्कर मीटिंग करने, तो वहां मेरे को लोगों ने बताया कि जी यहां पर जो एक एमए लड़की है, हमारी बेटी, वो भिवानी रेस्ट हाउस पे पानी पीने के लिए लगा रखी है। तो बोला हम बैठे थे और वो पानी लेके आई, तो हमारे को पता लगा कि भाई एमए है लड़की है, तो हम हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बेटी पानी हम अपने आप पी लेंगे, तुम्हारे साथ अन्याय मत करो। ये स्थिति हो रही है कि दोनों के साथ, मतलब एक अपमानित महसूस कर रहा है, एक वंचित हो गया उस बात की, ये वो कर रहा है। ये आपके सामने है। ये कितनी नौकरियां इनसे हुई, कितने पेपर लीक हुए, कितने जो इनकी सिलेक्शन रद्द हुई। व्हाइट पेपर इशू करें तो पता लग जाएगा। खाली कहने से, प्रचार से, हाँ जब इनकी बात है मानने की, बात मानने की। मैं इवेंट मैनेजमेंट के माहिर हैं, पूरी इस 5 साल केवल इवेंट मैनेजमेंट किया है। गुड़गांव जहां बैठे हो, यहां किया था इवेंट मैनेजमेंट, यहां किया था। और क्या किया, फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा, एनआरआईज को खुद तो किराया दिया इन्होंने, करोड़ों रुपए लगाए। यहां होटल में ठहरने का इन्होंने इंतजाम किया, उसका बिल इन्होंने दिया। और बयान दिया गया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 6 लाख करोड़ की एमओयू साइन हो गए हैं। कितने हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया भाई? क्यों नहीं व्हाइट पेपर इश्यू करते? इन्हीं अचीवमेंट थी, उसमें 8,000 करोड़ लिख रखा था इन्होंने। कहां 6 लाख करोड़, कहीं 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, क्या मायने रखता है? क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट के बाहर है। इसी प्रकार से कभी गीता की इवेंट मैनेजमेंट करेंगे, कभी कुछ करेंगे, धरातल पे कुछ नहीं करेंगे, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं करेंगे, किसान के लिए कुछ नहीं करेंगे, कर्मचारी के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये आपके सामने है। आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, गुड़गांव की, मनेसर की, इन सब चीजों के लिए कहा यह जाता है कि आपने रॉबर्ट वाड्रा को और डीएलएफ को ऑब्लाइज किया। देखिए, और ये बहुत बड़ा स्कैम। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, कहा जाता है। और कई दफा आप लोग भी कहते हो, कई दफा एक अखबार में पढ़ता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा को सस्ती जमीन अलॉट कर दी। मैं ऑन ओथ कह रहा हूं, यहां पे भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार ने किसी को 1 इंच अलॉट नहीं की है। आपसे मैंने खरीदी, आपने मेरे से खरीदी, वो आपका प्राइवेट काम है। गवर्नमेंट की जमीन 1 इंच अलॉट नहीं की है। सीएलयू तो जो भी टर्म पूरी करेगा वो देगा। एक उसको थोड़े दिए, हजारों दिए होंगे। जो लाइसेंस फी देगा, जो टर्म पूरी करेगा, वो तो सरकारी परीक्षण होता है। 2010 में टर्म पूरी नहीं हुई तो लाइसेंस रद्द होना चाहिए। मैंने आउट ऑफ द वे किसी को नहीं दिया, फेवर किसी को नहीं किया। जो आया नीचे से आता है केस, वो दिया होगा। तो वो मैं ये कोई थोड़ा देखता हूँ ये आपको दे रहा है या शिव भाटिया ले रहा है या कोई ले रहा है। वो तो देखेंगे, रिपोर्ट आएगी, वहां पे पूरी इसकी फीस आ गई है, जो भी कायदे कानून उसके हिसाब से दिया। क्या बात है इसमें? बीजेपी सरकार का सीधा सीधा इल्जाम है कि कांग्रेस घराने को चाहे एजेएल का मामला हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा के जरिए डीएलएफ को लैंड देने का मामला हो। डीएलएफ को मैं तो कह रहा हूं, फिर वही बात कह रहे हो आप। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 1 इंच जमीन हमने ना डीएलएफ को दी, अलॉट की, ना रॉबर्ट को की, रॉबर्ट वाड्रा को, किसी को भी नहीं की। 1 इंच जमीन नहीं की है। आपने फेवर सरकारी जमीन नहीं दी। चीफ मिनिस्टर नहीं, कोई किसी को फेवर नहीं किया मैंने।
आप ये साबित कर देंगे कोर्ट में? हाँ, बिल्कुल साबित, कोई आएगा मामला तो आएगा, कोई मामला तो आया नहीं अभी। एजेएल वाला तो चल ही एजेएल रहा का है। है, एजेएल का जो मेरा अधिकार था वो हमने इस्तेमाल किया, और जो अपने हुड्डा अथॉरिटी है उसे रेटिफाई किया। कोई मेरा अलॉटमेंट का नहीं है, अलॉटमेंट नहीं कि मैंने अलॉट, उस प्लॉट की बात कर रहे हो जो 82 में भजनलाल जी के टाइम में एजेएल को प्लॉट अलॉट हुआ था। मैंने तो रेस्टोरेशन किया है, रेस्टोरेशन किया है, वो अधिकार है हमारा। पर कहते हैं कि जब नॉर्म्स वायलेट हो जाते हैं तो वो कैंसिलेशन होती है, चाहे वो डीएलएफ की लैंड हो चाहे एजेएल का मामला हो। मैं कह चुका हूँ सब जुडिस मामला है, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कह चुका हूँ कोई गलत काम नहीं हुआ, कोई गलत काम नहीं। हाँ बस। अच्छा, आजकल आपने ओपिनियन पोल देखा है जो आ रहा है, हरियाणा का ओपिनियन पोल आने लगा है, आपने कोई ओपिनियन पोल देखा, उसमें क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? आपका देखा है तो उसमें ज्यादा सुखद स्थिति नहीं है। बहुत देखे मैंने आपके पहले भी, चुनाव से, हर चुनाव के पहले देखता हूं, लेकिन कभी सच्चा नहीं निकला। तो सही नहीं लगा? कभी सच्चा नहीं निकला। नहीं, इस बार हमने कहा था ना कि भाई, कभी सच्चा नहीं निकला। इस बार कहा था ना कि 300 के आसपास आ रही हैं लोकसभा में सीटें बीजेपी की। नहीं, वो आपसे पहले और कहीं को आ गया था, बाकी बहुत पहले, आपसे पहले मैंने आपका देखा, कोई बात नहीं। चलिए, आपका भाई आप लोगों की कोई मजबूरी हो सकती है, कोई तरीका हो सकता है, पता नहीं क्या तरीका ओपिनियन पोल का, और कब का ओपिनियन पोल लिया ये अब हमारी पार्टी में फेरबदल होने से पहले का है, बाद का है, मैं क्या कह सकता हूँ। सही बात है। आपको कमान सौंपने के बाद, शैलजा जी को कमान सौंपने के बाद आपका क्या ओपिनियन पोल है? आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुमत आएगा। इनकी तरह नहीं कहता मैं 75 आए, 75 पार, अरे 90 सीट हैं, 90 सीट हैं। आप ये कह दें 90 में से हम तो 110 लेंगे, कोई रोकेगा मुंह? फैसला तो ये लोग करेंगे ना, लोग करेंगे, जनता करेगी, किसको कितनी सीट मिलेगी वो 24 तारीख को पता लग जाएगा। पर ये तो कांग्रेस पार्टी लोकसभा में भी कह रही है हमारे को बहुमत आएगा। मैं ये नंबर इनकी तरह नहीं मारता। नहीं, ये तो लोकसभा में भी कह रही थी कांग्रेस पार्टी की 300 कहां के सपने देख रही है बीजेपी, वो 303 हो गई। कोई बात नहीं, वो तो लोगों ने फैसला कर दिया, अभी लोग फैसला करेंगे। मैंने कहा लोग फैसला करेंगे, जो भी लोग आपके हक में जाएंगे, जो भी लोग फैसला करेंगे वो हम मंजूर करेंगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, जो देख रहा हूं रुझान, जिस तरह से जोश मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कांग्रेस की सरकार बनेगी। हुड्डा साहब, जो हमारा ओपिनियन पोल था अभी, उसमें कांग्रेस को 22% वोट जाता दिख रहा है और बीजेपी को 46%, बीजेपी को 46%, कांग्रेस को 22% और जेजेपी को 8%, अन्य को 21%। आप इससे सहमत नहीं है? आपको लगता है कि कब का है, कौन सी तारीख का है, बताओ मेरे? ये अभी 3 दिन पहले का है, जो 3 हमने दिन पहले का नहीं, 3 दिन पहले तो आपने किया होगा। हाँ। ये ओपिनियन पोल कब तैयार हुआ था, वो तारीख बताओ मेरे को। उससे एक हफ्ता पहले। नहीं, एक डेट वो नहीं है आपको, आप सही नहीं बता रहे, मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। मेरे को मालूम है, ये तो मेरे को मालूम है, ये हमारा जो फेरबदल हुआ संगठन का, उससे पहले का ओपिनियन पोल ले तो आपको ये लगता है कि आपसे पहले जिसके हाथ में संगठन था वो आदमी कमजोर थे? व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं लोकसभा के बाद, चुनाव के बाद निराशा थी लोगों में और कार्यकर्ताओं में, लेकिन ये जो संगठन में फेरबदल हुआ उसके बाद वो आशा की किरण जो चाहिए, बाकी भारी जोश है लोगों में भी है, क्योंकि लोग इस सरकार से विमुख हो चुके हैं। हर वर्ग, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, आपको देख रहे हैं रोज कर्मचारियों में लाठियां बजती हैं। किसान आज भी अखबार उठा के देखो, बाड़सा में एमएसपी लेने के लिए बैठे हैं। और वहां से आप शुरू हो जाओ महेंद्रगढ़ से, दादरी से, और चले जाओ शाहबाद तक, लोग किस चीज के लिए हड़ताल पे बैठे हैं कि जमीन एक्वायर, उसका कंपनसेशन दो, जो पॉलिसी के हिसाब से दो। कई तो मौत हो चुकी, अब ये क्लर्क का टेस्ट हो, उसमें कई जाने जा चुकी। ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। इन्होंने देखिए 1966 में हरियाणा बना था, 1966 से लेकर 2014 तक आप सारा देख ले, 80 आदमी पुलिस की फायरिंग में मरे होंगे 66 से लेकर 2014 तक, और 2014 से 19 तक 80 से ज्यादा पुलिस फायरिंग में मर चुके। इतना जान माल का नुकसान हो चुका। ये विफल सरकार है, ना तजर्बेकार सरकार है। लेकिन जब ये लोग मरते हैं तब कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं उतरती है? उतरी गुरमीत राम रहीम के टाइम पंचकूला में फायरिंग हुई, आप सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? रामपाल के टाइम फायरिंग हुई, तब क्यों नहीं उतरे? जगविंदर जी, जाट आरक्षण के टाइम क्यों नहीं उतरे? बात सुनो, हमने खूब उतरे, हम खूब कहा हमने, लेकिन आप, वो तो आपकी मर्जी है, हम क्या कहेंगे, कितना आप दिखाओगे, मैं क्या करूंगा?
नहीं वो हुड्डा साहब, वो आप उतरे ही नहीं, आपके वो पास कमान वो नहीं अखबार- थी। अशोक तंवर के पास जब कमान थी, उन्होंने भी अपनी अपनी तरह से चलाया। आप हमें दोष मत दीजिए। कांग्रेस कहां सड़कों पे उतरी? आप बताइए ना, सड़कों पे उतरेगी, हम कैसे नहीं दिखाएंगे? नहीं नहीं, सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस किए में सब जगह इनकी उजागर की। आप छोड़ो, आज जो जैसे आंदोलन हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, इस सरकार ने प्रकाश सिंह जी को कमेटी बनाई और कितने बयान आपने भी, आपके इसमें टीवी भी आए होंगे, मुख्यमंत्री का भी आया होगा और मंत्रियों के भी आए होंगे कि प्रकाश सिंह कमेटी का गठन हो गया, कमेटी का, उसकी रिपोर्ट आने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज वो कहां है रिपोर्ट? तो आप क्यों नहीं विधानसभा में, कौन से में आप विधानसभा में क्यों नहीं घेरते उनको? उठाया हमने, उठाया। क्या हुआ? नहीं करती सरकार, वो तो मर्जी है ना, ये जन प्रतिनिधि है। तो आज प्रकाश सिंह रिपोर्ट कमेटी कहां है? क्योंकि असलियत प्रकाश सिंह कमेटी से दर्शा गई। प्रकाश सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, एक दो पेज तो किया ही नहीं उन्होंने, लेकिन जो जितनी बाहर आई उसमें ये कहा है कि जो ये हुआ जान माल का नुकसान, उसके लिए डिप्टी कमिश्नर से लेके, डीआईजी से लेके, होम सेक्रेटरी से लेके मुख्यमंत्री के दफ्तर तक को इंडाइक्ट किया है। आज इस वास्ते वो रिपोर्ट दबा दी गई है। तो ये आपके सामने आप रिपोर्ट निकालेंगे, आपको मौका मिला। से पंचकूला हो, आंदोलन हो, रामपाल हो, जो पूर्ण रूप से जो जान माल का नुकसान हुआ है, पूर्ण रूप से सरकार दोषी है। अरे हमारे समय में इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए, इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए, कभी हमने फौज नहीं बुलाई। ये कितनी बार फौज बुला चुके, कभी पंचकुला में बुला लेते, कभी कहीं बुला लेते, फौज को तैयार रखते। हुड्डा साहब ये फौज को इस बताइए, काम के लिए थोड़ा ही है। अगर आप कानून व्यवस्था नहीं रख सकते, उनका हैंडल नहीं कर सकते, तो फौज के सिर पे कितने साल चलाओगे भाई सरकार? गोली पे डंडे से थोड़ा ही चलती हुड्डा सरकार। साहब एक बात तो ये सीधे विफल सीधे एक सरकार, बात बताइए, आपको अगर जनता मौका देती है तो आप जो राम रहीम के टाइम, जो रामपाल के टाइम, जो जाट आंदोलन में हुआ, उन मौतों का हिसाब लेंगे खट्टर सरकार से या नहीं? सीधा बताइए। देखिए भाई साहब, जैसे मैंने पहले कहा है, मैं राजनीति प्रतिशोध से ना कभी किया, कभी मौका मिला जब भी नहीं करेंगे। हाँ, ये मैं कह चुका हूं, जो दोषी होंगे उनको हम जरूर दंडित करवाएंगे, राजनीति प्रतिशोध नहीं। लेकिन दोषी साबित करने के लिए जांच तो करवानी पड़ती है ना सर? जांच तो होती है हर चीज की, करवाएंगे ना आप? लेकिन इस मकसद से नहीं भाई किसी को फंसाना है, किसी को झूठा फंसाना है, इस मकसद से नहीं, दोषी को पकड़े। एक बात बताइए हुड्डा साहब, आपके लिए बड़ी डू और डाई की सिचुएशन है इस चुनाव में। है जी, आपके लिए बड़ी डू और डाई की सिचुएशन है। कांग्रेस ने, राजनीति में कभी डू और डाई नहीं होता। मैं सुन लीजिए, मैं बताता हूं कैसे। पिछले जो 5 साल से रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने कमान आपको सौंप दी है। अब अच्छे रिजल्ट देना आपके लिए और सोनिया गांधी के नेतृत्व पे निर्भर करता है। ये 2 बदलाव किए हैं। तो अगर आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाए तो डू और डाई वाली सिचुएशन हो गई ना? देखिए, खैर हमारी अध्यक्ष तो शैलजा जी हैं और मैं विपक्ष का नेता हूं। सब पूरी एक टीम मिलकर के पूरी प्रयास करेंगे। डू डाई की बात कोई नहीं है, प्रजातंत्र है, जिसको लोग चाहेंगे चुन देंगे। लेकिन जो उनमें जिसके आधार पे मैं कह रहा हूं, जो जोश है लोगों में, जो सहयोग मिल रहा है, उसके आधार पे मैं कह रहा हूं कांग्रेस की सरकार बनेगी। कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं? मैं कोई जोशी नहीं हूं, लेकिन ये है बहुमत कांग्रेस का है। लेकिन भविष्यवाणी तो कर रहे हैं आपकी सरकार बनेगी। हाँ, भविष्य कांग्रेस बहुमत आएगा। क्योंकि बहुमत तो मतलब 46 से शुरू हो जाता है। ज्योतिषी ने सही, तजर्बेकार तो हैं। तो जब तक बहुमत 46 से शुरू हो जाता है, उससे बढ़कर जितनी मर्जी आएंगी। 40 से लेकर 60, पिछली बार 2005 में 67 आई थी, तो 67 भी 40 की आई थी जब भी हमारी सरकार बनी थी। 46 से बहुमत हो जाता है, 45-90 सीट हैं, 40 होते बहुमत हो जाता है।